हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी के स्वागत है। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो एंटीजन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो हमारा एंटीजन और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं जो कि उसको समझने के लिए, एंटीजन्स को और उसके प्रॉपर्टी को समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हमने प्रीवियस क्लास में एंटीजन से रिलेटेड कुछ उसके डेफिनेशंस और कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने देखे थे। तो अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखें तो आप उसको देख सकते हैं ताकि वो इस क्लास को समझने के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। तो विदाउट डिले हम पढ़ते हैं। व्हाट इज एंटीजेनिसिटी? तो जो हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे वो पहला क्या है? एंटीजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी क्या होता है वो हम देखेंगे। तो ये क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ कंपाउंड और फॉरेन मॉलिक्यूल टू कंबाइन स्पेसिफिकली विथ एंटीबॉडी इज नोन एज एंटीजेनिसिटी। तो एंटीजेनिसिटी क्या है कि कोई भी कंपाउंड और फॉरेन मॉलिक्यूल्स, कोई भी कंपाउंड और फॉरेन मॉलिक्यूल्स जो कि स्पेसिफिक मैनर में एंटीबॉडी से बाइंड करे और इंटरेक्ट करे और इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करे, उसको बोलते हैं एंटीजेनिसिटी। तो जो हमारा ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है? एनी कंपाउंड और फॉरेन मॉलिक्यूल्स जो हमारे एंटीबॉडी से बाइंड करे उसको हम बोलते हैं एंटीजेनिसिटी। तो ये डेफिनेशन पूछते हैं और जो एग्जाम वगैरह में कि एंटीजेनिसिटी क्या होता है, तो एनी कंपाउंड और फॉरेन मॉलिक्यूल्स जो हमारा एंटीबॉडी से बाइंड करे उसको बोलते हैं एंटीजेनिसिटी। दूसरा जो हमारा है वो इम्यूनोजेनिसिटी। दूसरा टर्म क्या है? इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी मीन्स ये क्या है? द एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। तो इम्यूनोजेनिसिटी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स की एबिलिटी टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। तो एनी मॉलिक्यूल्स, उसका जो एबिलिटी टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स हो जो इंड्यूस मतलब इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता हो उसको बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। उसकी एबिलिटी को ध्यान रखना, उसकी एबिलिटी को मीन्स अगर कोई भी मॉलिक्यूल इंड्यूस मतलब इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस कर रहा है तो उसको बोलते हैं इम्यूनोजन। उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनोजन। और अगर उसकी एबिलिटी हम बोलें तो इम्यूनोजेनिसिटी की बात करते हैं, मीन्स एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो मॉलिक्यूल है उसकी जो एबिलिटी है टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स उसको बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एन एंटीजन इज डिटरमाइंड बाय 4 प्रॉपर्टीज। तो जो भी इम्यूनोजेनिसिटी होती है कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स की, उसको हम 4 प्रॉपर्टीज से साथ पढ़ते हैं। पहला फॉरेननेस। तो कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स तब इम्यूनोजन होगा या इम्यूनोजेनिसिटिक होगा जब वो फॉरेन होगा। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो फॉरेननेस होना चाहिए, मीन्स जो कोई भी एंटीजन है वो फॉरेन मतलब बाहर से आया हो, बाहर का होना चाहिए, सेल्फ नहीं होना चाहिए। दूसरा मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज मीन्स उसका कुछ साइज होना चाहिए, मीन्स साइज जो है उसका कुछ पर्टिकुलर साइज होना चाहिए ताकि वो इम्यूनोजन हो। तीसरा केमिकल कंपोजिशन एंड हेट्रोजेनिसिटी। तो जो तीसरा है वो केमिकल कंपोजिशन और हेट्रोजेनिसिटी, मीन्स जो मॉलिक्यूल है वो केमिकल नेचर का हो, उसका कुछ केमिकल कंपोजिशन हो, और हेट्रोजेनिसिटी मीन्स वो कॉम्प्लेक्स नेचर में हो। जितना ही कॉम्प्लेक्स होगा उतना अच्छा इम्यूनोजन होगा। तो पहली प्रॉपर्टी फॉरेन होना चाहिए, मॉलिक्यूलर साइज उसका कुछ होना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन और हेट्रोजेनिक नेचर का होना चाहिए जो हमारा एंटीजन है, और वो क्या है कि प्रोसेस और प्रेजेंट किया जाए सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं लाइक बी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स और माइक्रोफाज। जो हमारी माइक्रोफाज, बी सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, उसके द्वारा वो प्रोसेस किया जाना चाहिए और प्रेजेंट किया जाना चाहिए, तभी हमारा वो इम्यूनोजेनिक होगा। तो 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? फॉरेननेस, मॉलिक्यूलर साइज, केमिकल कंपोजिशन एंड हेट्रोजेनिसिटी, एंड टू बी प्रेजेंटेड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो हमारा इम्यूनोजन कहा जाएगा। तो हमने देखा एंटीजेनिसिटी एंड इम्यूनोजेनिसिटी। अब हम बात करेंगे एंटीजेनिक डिटरमिनेंट। एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, तो जो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल बाइंडिंग एरिया। जो हमारा ये एंटीजेनिक डिटरमिनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल बाइंडिंग एरिया व्हिच इज इम्यूनोजेनिकली एक्टिव रीजन ऑफ एन इम्यूनोजन और एंटीजन। तो जो क्या है ये हमारा इम्यूनोजेनिक एंटीजेनिक डिटरमिनेंट क्या है? ये जो हमारा एक्टिव रीजन होता है जो इम्यूनोजन और एंटीजन के सरफेस पे पाया जाता है। क्या है ये? जो भी इम्यूनोजन और एंटीजन के सरफेस पे फंक्शनल एक्टिव एरिया पाया जाता है, और जो भी
बाइंड करें एंटीजन स्पेसिफिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर ऑफ लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज। तो ये क्या है एंटीजेनिक डिटरमिनेंट? एंटीजेनिक डिटरमिनेंट जो हमारा है इम्यूनोजन और एंटीजन के सरफेस पे जो एक्टिव एरिया होता है, फंक्शनल बाइंडिंग एरिया, जो कि टी सेल्स और बी सेल्स से बाइंड करें, उसको बोलते हैं एंटीजेनिक डिटरमिनेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड एंटीजेनिक डिटरमिनेंट और एपिटॉप। तो हमारा जो एपिटॉप है वो एंटीजन के सरफेस पे पाया जाता है, इसको हम फंक्शनल बाइंडिंग एरिया भी कहते हैं। और ये हमारा एंटीजन स्पेसिफिक जो मेम्ब्रेन पे पाया जाता है वो लिम्फोसाइट्स और जो एफएबी रीजन होता है एंटीबॉडीज पे, उससे ये बाइंड करना चाहिए, तब इसको बोलेंगे एपिटॉप। तो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट इज द रीजन ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल्स दैट इज बाउंड बाय एफएबी रीजन ऑफ एंटीबॉडी और टीसीआर एक्टिव लिम्फोसाइट्स। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट है वो क्या है कि एंटीजन पे एक मॉलिक्यूल्स एक रीजन है, मतलब एंटीजन का एक रीजन जो कि एफएबी रीजन ऑफ एंटीबॉडी और टीसीआर टी सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करें, तब वो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट होगा। तो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट हमारा एंटीजन के सरफेस पे एक रीजन होता है जो कि एंटीबॉडी और टीसीआर टी सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करे। तो हमने देखा कि एंटीजेनिसिटी क्या होता है, इम्यूनोजेनिसिटी, फिर एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, इसको एंटीजेनिक डिटरमिनेंट या एपिटॉप भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, लाइक शुगर्स, अमाइनो एसिड्स एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट में इंक्लूड शुगर्स, अमाइनो एसिड एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो जो शुगर्स, अमाइनो एसिड्स और अदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट के अंतर्गत आते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ 4 to 6 अमाइनो एसिड इज ऑप्टिमल साइज ऑफ एन एंटीजेनिक डिटरमिनेंट ऑफ अ प्रोटीन एंटीजन। तो जो हमारे प्रोटीन एंटीजन होते हैं उनका जो साइज होना चाहिए, एक ऑप्टिमल साइज हो 4 to 6 अमाइनो एसिड का होना चाहिए। जो हमारे प्रोटीन एंटीजन होते हैं उनका साइज क्या होना चाहिए, 4 to 6 अमाइनो एसिड का जो है उनका ऑप्टिमल साइज होता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो पैराटॉप्स। अब हम देखेंगे व्हाट इज पैराटॉप्स। पैराटॉप्स द करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी एफएबी रीजन टू एपिटॉप ऑफ एंटीजन। तो जो हमारा एंटीबॉडी का एफएबी रीजन है, बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी एफएबी रीजन, तो जो हमारा एंटीबॉडी का बाइंडिंग साइट है एफएबी रीजन, जो एपिटॉप से, जो एंटीजन के एपिटॉप से बाइंड करे उसको बोलते हैं पैराटॉप। तो पैराटॉप क्या हुआ, जो हमारा एंटीबॉडी का बाइंडिंग साइट है एफएबी रीजन, जब हमारा वो एंटीजन के पैराटॉप से बाइंड, एंटीजन के एपिटॉप से बाइंड करे तो उसको बोलते हैं पैराटॉप। तो क्या है, बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी एफएबी रीजन टू एपिटॉप ऑफ एंटीजन इज कॉल्ड पैराटॉप। मोस्ट एंटीजन्स आर मल्टीवैलेंट। तो इसमें क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारे एंटीजन्स होते हैं मल्टीवैलेंट होते हैं, मींस उनकी वैलेंसी बहुत सारी होती है और डिफरेंट एंटीबॉडी से बाइंड कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक मैनर में, मींस एक एंटीजन पर्टिकुलर एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक होगा, लेकिन ये मल्टीवैलेंट हो सकते हैं। दे आर सरफेस एपिटॉप्स एंड हिडन एपिटॉप्स। सॉरी, वैलेंसी ऑफ एन एंटीजन। तो हम इसमें देखेंगे कि वैलेंसी ऑफ एंटीजन क्या होता है। रिफर्स टू द नंबर ऑफ एपिटॉप प्रेजेंट इन एंटीजन मॉलिक्यूल्स। तो वैलेंसी की जब अगर हम बात करते हैं तो जितने भी एपिटॉप्स किसी भी एंटीजन पे प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंसी ऑफ एंटीजन। क्या बोलते हैं, वैलेंसी ऑफ एंटीजन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिटॉप इन एंटीजन। तो इसमें कह रहे हैं कि जो एंटीजन होते हैं उनके ऊपर 2 टाइप्स के एपिटॉप पाए जाते हैं। पहला जो है वो सरफेस एपिटॉप और दूसरा हिडन एपिटॉप। पहला क्या है, सरफेस एपिटॉप्स एंड दूसरा हिडन एपिटॉप्स। तो जो है ओनली सरफेस एपिटॉप्स कैन बाइंड टू एफएबी ऑफ एंटीबॉडी। तो जो हमारे एंटीजन के ऊपर सरफेस एपिटॉप पाए जाते हैं वही ओनली जो हमारा एफएबी रीजन होता है एंटीबॉडी का, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन, जो सरफेस एंटीजन्स होते हैं सरफेस एपिटॉप्स वही बाइंड कर पाते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सरफेस एपिटॉप रिप्रेजेंट फंक्शनल वैलेंसी ऑफ एंटीजन। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जितने भी सरफेस एपिटॉप पाए जाते हैं, टोटल जितने भी सरफेस एपिटॉप किसी भी एंटीजन पे पाए जाते हैं उसको बोलते हैं फंक्शनल वैलेंसी ऑफ एंटीजन। मींस जितने भी सरफेस एपिटॉप किसी भी एंटीजन पे पाए जाते हैं उसको बोलते हैं फंक्शनल वैलेंसी ऑफ एंटीजन, क्योंकि यही जो सरफेस एपिटॉप्स होते हैं यही हमारे जो एंटीबॉडी का एफएबी रीजन होता है उससे ये बाइंड करते हैं, जो हिडन रीजन होता है वो बाइंड नहीं करता है। हाउएवर टोटल वैलेंसी ऑफ एंटीजन इज नंबर ऑफ हिडन एंड सरफेस एंटीजन। तो अगर कोई हम बात करते हैं, अगर कोई कहता है कि टोटल वैलेंसी, तो टोटल वैलेंसी मींस जितने भी सरफेस एपिटॉप है और जितने हिडन एपिटॉप हैं दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे
तो उसको बोलते हैं टोटल वैलेंसी ऑफ एंटीजन। तो मेक श्योर आप ध्यान रखना कि टोटल वैलेंसी की बात करेंगे तो ओनली सरफेस एपिटॉप नहीं, जितने सरफेस एपिटॉप हैं और टोटल हिडन एपिटॉप दोनों को मिलाकर के जो टोटल होगा उसको बोलते हैं टोटल वैलेंसी ऑफ एंटीजन। बस जो सरफेस एपिटॉप्स होते हैं वही बाइंड करते हैं, हिडन बाइंड नहीं करते, लेकिन अगर हम टोटल वैलेंसी कंसीडर करेंगे तो हम दोनों को कंसीडर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, पैराटॉप्स, वैलेंसी ऑफ एंटीजन। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसमें हम देखेंगे, अब तक हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ा, अब तक हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखा कि जो भी हमें एंटीजन और उसकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए जरूरी था। अब हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजन, कि एंटीजन्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो उसे एक अच्छा एंटीजन बनाती हैं और एक गुड इम्यूनोजन बनाती हैं। तो हम देखते हैं एंटीजन्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज व्हिच डिटरमाइन द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एंटीजन। तो एंटीजन्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि कोई भी एंटीजन एक गुड इम्यूनोजेनिक होगा, एंड thus are essential in order to understand the immune reaction against them। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत जरूरी होती हैं कि जो इम्यून रिएक्शन होता है एंटीजन जब बाइंड करता है एंटीबॉडी से, तो उसको समझने के लिए तो हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं एंटीजन की जो उसको एक गुड एंटीजन और गुड इम्यूनोजेनिक बनाती हैं, और ये सब प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने के लिए जरूरी हैं और उसको एंटीजन को जो उसका इम्यून रिएक्शन होता है उसको समझने के लिए जरूरी होती है। तो हम वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो फॉरेननेस। पहली प्रॉपर्टी क्या है? फॉरेननेस। तो कोई भी जो हमारा एंटीजन मॉलिक्यूल्स है वो फॉरेन होना चाहिए। अगर वो हमारा इंड्यूस मतलब इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करेगा तो वो फॉरेन इन नेचर होना चाहिए। इन ऑर्डर टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स मॉलिक्यूल मस्ट बी फॉरेन टू द होस्ट। तो जो हमारा होस्ट है या किसी भी बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है उसी को बोलते हैं होस्ट। अगर कोई भी फॉरेन उसको अटैक करता है, मतलब कोई भी एंटीजन उसको अटैक करता है तो फॉरेन होना चाहिए। फॉरेन मीन्स बाहर से आए। बॉडी का अगर है तो उसको बोलते हैं सेल्फ एंटीजन। तो अगर फॉरेन से आ रहा है तो बॉडी उसको फॉरेन समझ के इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करेगी। तो जो हमारा एंटीजन है वो फॉरेन होना चाहिए। इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी इज नॉट प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि अगर सेल्फ एंटीजन है, अगर हमारे खुद का बॉडी का है, तो जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है एंटीबॉडी वो प्रोड्यूस नहीं होता है उसके अगेंस्ट, तो हमारा फॉरेन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होता है। तो हमारा जो मॉलिक्यूल हो फॉरेन होना चाहिए। फिर दूसरा, इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एन एंटीजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन डिग्री ऑफ फॉरेननेस। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि कोई भी एंटीजन है उसकी इम्यूनोजेनिसिटी उतना ही बढ़ती जाती है जितना डिग्री ऑफ फॉरेननेस बढ़ता जाता है। तो डिग्री ऑफ फॉरेननेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एंटीजन। तो जितना फॉरेन होगा कोई भी मॉलिक्यूल उतना ही उसका इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स होगा। तो क्या कह रहे हैं कि इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एन एंटीजन इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ फॉरेननेस। तो जितना डिग्री ऑफ फॉरेननेस बढ़ेगा उतना इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ेगा। generally greater the phylogenetic gap between two species, greater will be the immune response। तो जितना हमारे मतलब अंदर गैप होगा, जितना डिस्टेंस रिलेशन होगा, मतलब जितना दूर का गैप होगा टू स्पीसीज, दो स्पीसीज के बीच में, उतना ही ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स होगा। मतलब जितना क्लोजनेस होगी उतना इम्यून रिस्पॉन्स कम होगा, जितना डिस्टेंस होगा दो स्पीसीज के बीच में उतना ही ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स होगा। तो पहला है मॉलिक्यूल फॉरेननेस होना चाहिए, जो हमारा फाइलोजेनेटिक गैप है वो ज्यादा होना चाहिए अगर इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होना है तो। फॉर एग्जांपल, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन BSA आइसोलेटेड फ्रॉम काफ इंड्यूस्ड स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन इंजेक्टेड इनटू बर्ड्स देन इन कैटल। तो ये क्या बात कर रहे हैं, जो हमारा BSA है बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन वो काफ से आइसोलेट किया जाता है और वो स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक की तरह काम करता है जब वो बर्ड में इंजेक्ट किया जाता है, तो बहुत ही अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। अगर उसी को हम कैटल्स में फिर से इंट्रोड्यूस करें तो वो उतना अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करेगा जितना वर्ड में इंट्रोड्यूस करने पे होता है। तो यही प्रॉपर्टी है कि कोई भी मॉलिक्यूल है अगर उसको हम दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करेंगे दूसरे स्पीसीज में तो बहुत ही अच्छा इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स करेगा एज कम्पेयर टू इटसेल्फ। However, there are some exceptions to above rules. For example, some hidden proteins of human being like lens protein, sperm protein, thyroglobulin, etc. when injected into same host, they induce immune response। तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं हर एक रूल के, तो इसमें भी यही बात किया गया है। कुछ हिडन प्रोटीन्स होती हैं हमारी बॉडी में, जैसे लेंस की प्रोटीन, स्पर्म की प्रोटीन और थायरोग्लोबुलिन्स होते हैं, वो हिडन प्रोटीन और हिडन एंटीजन कहे जाते हैं। उनको अगर हम खुद ही मतलब अपने ही बॉडी में ही खुद ही जो हमारी ये खुद ही हमारे ही बॉडी के होते हैं, अगर इनको हम अपनी ही बॉडी में इंट्रोड्यूस करें तो इसके अगेंस्ट भी ये इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम मतलब एक्सेप्शंस हैं।
फॉरेननेस का। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखा फॉरेननेस। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, मॉलिक्यूलर साइज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? मॉलिक्यूलर साइज। देयर इज कोरिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर साइज ऑफ एंटीजन एंड इम्यूनोजेनिसिटी। तो कह रहे हैं कि एक कोरिलेशन है कि मॉलिक्यूलर साइज ऑफ एंटीजन के बीच में और इम्यूनोजेनिसिटी के बीच में। मोस्ट एक्टिव इम्यूनोजन है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 लाख और मोर। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा मोस्ट एक्टिव इम्यूनोजन होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1 लाख से ज्यादा या 1 लाख तक होना चाहिए। मीन्स साइज एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए, नहीं कि अगर साइज स्मॉल है तो वो इम्यूनोजेनिक नहीं होगा उतना एज कम्पेयर टू लार्ज इन साइज। तो हमारा जो साइज है वो 1 लाख और उससे ज्यादा होना चाहिए अगर वो एक्टिव इम्यूनोजन है तो। जनरली सबस्टांसेस विद मॉलिक्यूलर मास लेस देन 5000 डाल्टन आर पुअरली इम्यूनोजेनिक। तो ये क्या कह रहे हैं? कोई भी सबस्टांस जिसका मॉलिक्यूलर मास 5000 से कम है वो वेरी पुअर इम्यूनोजेनिक होते हैं। तो हमारा अगर अच्छा इम्यूनोजन होना चाहिए तो उसका जो प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर साइज है वो एटलीस्ट 1 लाख और मोर देन उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम है लाइक 5000 तो वो बहुत ही पुअर नेचर के होते हैं, मीन्स वो बहुत कम इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर साइज और इम्यूनोजेनिक जो इम्यूनोजेनिसिटी है उसके बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब जितना ज्यादा साइज होगा एक लिमिट में, एक मतलब ऑप्टिमल साइज, उतना ही अच्छा वो इम्यूनोजेनिक होगा। तो हमने देखा मॉलिक्यूलर साइज। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल कंपोजिशन एंड हेटेरोजेनिसिटी। प्रोटीन्स आर द मोस्ट पोटेंट इम्यूनोजन विथ कार्बोहाइड्रेट ट्रैकिंग द सेकंड। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा प्रोटीन होते हैं वो बहुत ही अच्छा इम्यूनोजन होता है, एक पोटेंट गुड इम्यूनोजन होता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहले जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो फर्स्ट नंबर पे आते हैं, जो अच्छे इम्यूनोजन होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी रैंक सेकंड है, मींस फर्स्ट जो सबसे अच्छा है वो प्रोटीन है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है एज अ इम्यूनोजन। इन कॉन्ट्रास्ट लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड जनरली डू नॉट एक्ट एज एंटीजन अनलेस दे आर कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो जनरली एंटीजन और इम्यूनोजन की तरह एक्ट नहीं करते हैं। कब वो करते हैं? जब वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करे या कॉम्प्लेक्स बनाए। तो जो हमारे प्रोटीन होते हैं बहुत अच्छे इम्यूनोजेनिक होते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सेकंड नंबर पे हमारा इम्यूनोजेनिक होता है, पहला प्रोटीन। और जो हमारे लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो जनरली इम्यूनोजेनिक नहीं होते हैं और लेस इम्यूनोजेनिक होते हैं। जब वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वो इम्यूनोजेनिक की तरह काम करते हैं। होमोपॉलीमर्स जो होते हैं, होमोपॉलीमर्स मींस कंपोज्ड ऑफ पॉलीमर ऑफ सिंगल टाइप ऑफ अमीनो एसिड और मोनोसेकेराइड। होमो मींस सेम, पॉलीमर मींस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स और अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो सेम जो हमारे ये पॉलीमर होते हैं सेम टाइप्स के मिलकर के बने होते हैं उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर्स और ये लेस इम्यूनोजेनिक होते हैं। इन केस ऑफ हेटेरोपॉलीमर्स ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब यूनिट से बने होते हैं और ये मोर इम्यूनोजेनिक होते हैं। तो जो हमारे होमोपॉलीमर्स होते हैं वो कम इम्यूनोजेनिक होते हैं और जो हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं वो हमारे ज्यादा इम्यूनोजेनिक होते हैं और डिफरेंट सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि अगर कोई भी एंटीजन और इम्यूनोजन है तब वो इम्यूनोजन होगा जब वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा और हेटेरोजीनियस इन कंपोजिशन होगा। तो अगर हमारा कोई एंटीजन है, अगर वो इम्यूनोजन कब होगा? जब बहुत कॉम्प्लेक्स होगा और हेटेरोजीनियस इन नेचर होगा, मींस वो बहुत सारे सब यूनिट से मिलकर बना हो, कॉम्प्लेक्स हो, उसका साइज ज्यादा हो। तो हमने इसमें देखा कि मॉलिक्यूलर साइज, और जो हमने तीसरी प्रॉपर्टी देखा वो केमिकल कंपोजिशन और हेटेरोजेनिसिटी। तो आपको ये जो मॉलिक्यूलर साइज और केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेटेरोजेनिसिटी है एंटीजन की, आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर रिजिडिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। क्या हम बात करेंगे? जो हमारी चौथी प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर रिजिडिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। द रिजिडिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल आर द एसेंशियल फैक्टर दैट डिटरमाइन इम्यूनोजेनिसिटी। तो जो हमारी रिजिडिटी और कॉम्प्लेक्सिटी है कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स की, वो एसेंशियल क्राइटेरिया है, एसेंशियल फैक्टर है टू डिटरमाइन इम्यूनोजेनिसिटी। तो कोई भी एंटीजन अगर ज्यादा रिजिड है और कॉम्प्लेक्स है तो वो ज्यादा इम्यूनोजेनिक होगा, ये इसमें बता रहे हैं। इन जनरल रिजिड मॉलिक्यूल्स आर गुड एंटीजन एज दे कैन रेज एंटीबॉडीज टू सर्टेन स्ट्रक्चर व्हेन कंपेयर्ड टू द लेस रिजिड वन। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ज्यादा रिजिड है, मतलब रिजिड मॉलिक्यूल्स जो बहुत ज्यादा रिजिड है वो ज्यादा ही एंटीजन है, गुड एंटीजन है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज को ज्यादा प्रोड्यूस कराते हैं एज कंपेयर टू लेस रिजिड मॉलिक्यूल्स। तो जो हमारा अगर कोई भी अच्छा इम्यूनोजन होना चाहिए तो वो ज्यादा रिजिड होना चाहिए अगर हम बात करेंगे अच्छा इम्यूनोजन का, और अच्छा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए।
लास्ट चौथी जो हमारी चौथी वो पांचवी प्रॉपर्टी है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स एंड क्रॉस रिएक्टिविटी। जो हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट एंड क्रॉस रिएक्टिविटी। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स आर रीजन इन एन एंटीजन मॉलिक्यूल्स दैट इज इन्वॉल्व इन रिएक्शन विद एंटीबॉडी। तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट क्या है? ये एंटीजन के सरफेस पे एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं एपिटॉप, और वो एंटीबॉडी से बाइंड करता है और रिएक्शन करता है, उसको बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। एंटीजन विथ टू और मोर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कैन इंड्यूस एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो क्या करें कि एंटीजन के अगर सरफेस पे ज्यादा ही एपिटॉप, टू और मोर एपिटॉप्स और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है तो ज्यादा ही एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगे। Thus, smaller antigen usually does not induce antibody production, as it is not possible for a small molecules to have more than one antigenic determinant. तो इसमें क्या बात कर रहे हैं कि अगर जो हमारा एंटीजन है अगर वो स्मॉल इन साइज है, तो अगर हमारा कोई भी एंटीजन है वो स्मॉल मतलब साइज में स्मॉल है, तो वो कम एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा और कम इम्यूनोजेनिक होगा एज कम्पेयर टू लार्ज एंटीजन। तो क्या कह रहे हैं कि एंटीजन का जो साइज है वो लार्ज होना चाहिए और उसके ऊपर बहुत सारे एपिटॉप्स हों, तब वो ज्यादा एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा और गुड इम्यूनोजेनिक होगा। तो अगर गुड इम्यूनोजेनिक की बात करें तो एंटीजन का साइज लार्ज होना चाहिए और मल्टीपल डिटर्मिनेंट और उसके पास मल्टीपल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होने चाहिए, तब वो अच्छा एंटीजन और इम्यूनोजन होगा। नेक्स्ट जो है क्रॉस रिएक्टिविटी ऑफ एंटीजन। ये क्या है? क्रॉस रिएक्टिविटी ऑफ एंटीजन इज आल्सो एसेंशियल फैक्टर दैट एंटीबॉडीज इंड्यूस्ड बाय अ डिफरेंट एंटीजन्स। एंटीबॉडीज इंड्यूस्ड बाय डिफरेंट एंटीजन्स कैन इंटरेक्ट विद अनदर एंटीजन। तो क्या कह रहे हैं क्रॉस रिएक्टिविटी में क्या है कि कोई भी जो हमारा एंटीबॉडीज है वो डिफरेंट एंटीजन से प्रोड्यूस हो रहा है, कोई भी एंटीबॉडी डिफरेंट एंटीजन से प्रोड्यूस हो रहा है तो वो और भी एंटीजन से इंटरेक्ट कर सकता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी। मींस अगर हमारे कुछ एंटीजन्स हैं वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि उसी से इंटरेक्ट करे, वो और से भी इंटरेक्ट कर सकता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी। तो अगर हमारा अगर हम गुड एंटीजन और इम्यूनोजन की बात करें तो उसके पास क्रॉस रिएक्टिविटी होना चाहिए और ज़्यादा ही एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हो, मींस बहुत सारे उसके ऊपर एपिटॉप्स पाए जाएं और वो बहुत सारी एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करे, तो वो गुड इम्यूनोजन और गुड एंटीजन कहलाता है। तो हमने मॉलिक्यूलर रिजिडिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को देखा, पांचवी प्रॉपर्टी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और क्रॉस रिएक्टिविटी को समझा। अब हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ससेप्टेबिलिटी टू एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। मींस ससेप्टेबिलिटी ऑफ एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। जो भी हमारा एंटीजन है उसकी ससेप्टेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, ये क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ बोथ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी AMI एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI रिक्वायर्स इंटरेक्शन ऑफ टी सेल्स विथ एंटीजन। तो जो भी हमारा ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उसमें जो हमारा टी सेल से इंटरेक्शन एंटीजन का जरूरी होता है। मींस कोई भी एंटीजन आता है बॉडी में वो टी सेल से इंटरेक्ट करेगा, हमारी टी सेल्स टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करेंगी और बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगी। बी सेल्स एंटीबॉडी बनाती हैं, जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में चली जाती हैं, और जो हमारी टी सेल्स टीसी सेल्स टी हेल्पर सेल्स होती हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती हैं। तो इसमें यही बात कर रहे हैं कि जो भी एंटीजन हो वो टी सेल से रिएक्ट करे तब वो अच्छा एंटीजन है। That has been processed and presented on the surface of antigen presenting cells along with MSC molecule। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो टी सेल से एक्टिव मतलब टी सेल से इंटरेक्ट करे और वो प्रोसेस और प्रेजेंट किया जाए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर विथ MSC मॉलिक्यूल्स। तो ओवरऑल क्या है कि कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स हमारा अगर बॉडी में आता है तो टी सेल से इंटरेक्ट करे, जो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वो उसके उनके द्वारा ये प्रोसेस और प्रेजेंट किया जाए ऑन द सरफेस ऑफ MSC मॉलिक्यूल्स, तब हमारा वो गुड एंटीजन होगा। मींस वो हमारा जो एंटीजन है वो टी सेल से बाइंड करे, प्रोसेस और प्रेजेंट किया जाए MSC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा ऑन MSC के सरफेस पे, तो हमारा गुड एंटीजन कहलाता है। लार्जर एंड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आर मोर इम्यूनोजेनिक देन स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अगर एंटीजन है अगर वो लार्ज इन साइज है और इनसॉल्युबल है, कोई भी एंटीजन अगर लार्ज इन साइज है इनसॉल्युबल है तो ज्यादा इम्यूनोजेनिक होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल एंड सॉल्युबल एंटीजन्स, बिकॉज लार्जर मॉलिक्यूल आर मोर इजिली फेगोसाइटोज्ड एंड प्रेजेंटेड बाय APC। ये क्यों कह रहे हैं कि जो लार्जर एंटीजन होते हैं ज्यादा इम्यूनोजेनिक होते हैं? बिकॉज जो लार्जर एंटीजन होते हैं जो हमारी फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं वो इजिली इनको फेगोसाइटोसिस करती हैं, मींस तोड़ती हैं, और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं वो इसको इजिली प्रेजेंट करती हैं सरफेस ऑफ MSC मॉलिक्यूल। तो इसीलिए जो हमारा लार्ज एंटीजन है वो ज्यादा इम्यूनोजेनिक होता है।
नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट बी फेगोसाइटोज्ड एंड प्रेजेंटेड बाय एपीसी विद एमएससी और पुअरली इम्यूनोजेनिक। तो ये क्या कह रहे हैं, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है अगर वो फेगोसाइटोज नहीं हो रहा है फेगोसाइटिक सेल्स के थ्रू और एपीसी के थ्रू जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है उसके थ्रू प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है एमएससी के ऊपर, तो वो पुअर इम्यूनोजेनिक होगा। मींस अगर कोई भी एंटीजन है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है एमएससी मॉलिक्यूल के सरफेस पे और फेगोसाइटिक सेल्स के द्वारा फेगोसाइटोसिस नहीं किया जा रहा है, तो वो पुअर इम्यूनोजेनिक होगा। मींस वो इम्यूनोजेनिक नहीं होगा। फर्दरमोर, द एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स मस्ट बी डाइजेस्टिबल बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ एपीसी। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स होगा, एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स होगा, वो जो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है उनकी जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है उनको थ्रू वो डाइजेस्ट होना चाहिए। क्या है, जो भी हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है उनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो हमारे जो एंटीजन्स होते हैं उनको वो डिग्रेड करें। ये जरूरी होता है कि कोई भी एंटीजन गुड इम्यूनोजन होगा। फॉर एग्जाम्पल, polymer of D amino acids are poorly immunogenic because the hydrolytic enzymes of APC can only degrade L amino acid but not D amino acid। तो इस एग्जाम्पल में क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारे D अमाइनो एसिड होते हैं, जो D अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं वो कम इम्यूनोजेनिक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की, वो D अमाइनो एसिड को नहीं तोड़ती, तो वो ब्रेक नहीं कर पाती। तो इसीलिए जो हमारा D पॉलीमर है, अमाइनो एसिड के D पॉलीमर्स हैं, वो कम इम्यूनोजेनिक होते हैं एज कम्पेयर टू एल अमाइनो एसिड। क्योंकि जो हमारी एल अमाइनो एसिड और उसके जो पॉलीमर्स होते हैं उसको हमारी जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं और उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो इजीली डिग्रेड कर देते हैं और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर, एमएससी के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। तो ये जरूरी है कि जो हमारी भी कोई भी एंटीजन हो, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हो, और वो हमारे क्या हो, डाइजेस्ट किए जाए जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है उनके और उनके एंजाइम के द्वारा, तभी वो अच्छे इम्यूनोजेनिक होंगे। तो आपको समझ में आया होगा ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन भी जरूरी होता है कि कोई भी एंटीजन गुड एंटीजन हो और इम्यूनोजन हो। मींस कि वो एमएससी के ऊपर प्रेजेंट किया जाना चाहिए बाय एपीसीज और वो टी सेल से इंटरेक्ट करे, तब वो गुड एंटीजन और इम्यूनोजन कहलाया जाएगा। इम्यूनोजन मींस आप तो समझ ही रहे होंगे कि अगर वो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि जो सारे एंटीजन है वो इम्यूनोजन नहीं हो सकते। ये जरूरी नहीं कि ऑल एंटीजन आर इम्यूनोजन, बट ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजन। तो हमारा ये ध्यान रखना, ये लाइन बहुत जरूरी है कि ऑल एंटीजन आर नॉट इम्यूनोजेनिक इन नेचर बट ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजन। क्योंकि जो हमारे इम्यूनोजेंस होते हैं वो कहीं कहीं एंटीजन होते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन जो हमारे एंटीजन होते हैं वो ये जरूरी नहीं कि वो इम्यूनोजेनिक हो। मीन्स एंटीजन तो है वो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट ही करें। जैसे न्यूक्लिक एसिड हुआ और लिपिड हुआ, तब तक ये इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट नहीं करेंगे जब तक ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। तो हमने इसमें यही देखा कि जो मॉलिक्यूल है वो हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से प्रेजेंट किया जाना चाहिए, एमएससी से इंटरेक्ट करे, उसके ऊपर प्रेजेंट किया जाए और टी सेल से एक्टिवेट करे। तो इस लेक्चर में हमने यही बात किया कि कुछ टर्मिनोलॉजी हमने देखा और हमने जो एंटीजन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हमने देखा कि जो एंटीजन का कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने देखा। पहले की जो एंटीजन हो फॉरेन होना चाहिए, फॉरेननेस। दूसरा हो केमिकल कंपोजिशन हो, उसका एक मतलब साइज हो, केमिकल कंपोजिशन हो। फिर मॉलिक्यूलर साइज, जो हमारा मॉलिक्यूलर साइज होना चाहिए पर्टिकुलर एंटीजन का, अगर वो बहुत ही कम साइज का है तो वो इम्यूनोजेनिक नहीं होगा। फिर हमने देखा था मॉलिक्यूलर रिजिडिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। चौथी प्रॉपर्टी हमने देखा मॉलिक्यूलर रिजिडिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, वो रिजिड होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स हो, तब वो अच्छा एंटीजन और इम्यूनोजन कहलाया जाएगा। फिर एंटीजेनिक डिटरमिनेंट एंड क्रॉस रिएक्टिविटी, मींस वो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट उसके ऊपर ज्यादा होने चाहिए और वो एंटीबॉडी को एक्टिवेट करे। और क्रॉस रिएक्टिविटी मींस वो डिफरेंट एंटीजन से भी रिएक्ट करे, जितने भी मतलब एंटीबॉडी बनती हैं डिफरेंट एंटीजन से, वो डिफरेंट और भी एंटीजन से रिएक्ट करें, उसको बोलते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी। तो ये भी जरूरी है। फिर लास्ट में हमने देखा कि जो एंटीजन है वो प्रेजेंट किया जाना चाहिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से और प्रोसेस किया जाना चाहिए। तो हमने 6 प्रॉपर्टी देखी जो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोई भी एंटीजन का, कि वो गुड एंटीजन हो और इम्यूनोजन हो, ये हमने देखा। तो आई होप ये जो लेक्चर है आपको काफी अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि जो एंटीजन है कुछ टर्मिनोलॉजीज और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने ट्राई किया कि आपको पूरा जो प्रॉपर्टीज है वो समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा, अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो इस लेक्चर को आप अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड्स जूनियर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट अस एंड शेयर। थैंक यू।